Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, यानी कि जो ये हमारा सब्जेक्ट है टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का, जो हम इसके अंदर सारे मेथड्स वगैरह अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरीके से सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जाता है। तो मेथड्स हम सारे देख चुके हैं। आगे हम देखेंगे कि क्या क्या अप्रोचेस यूज़ होती हैं इस पेडागोजी के लिए, यानी कि पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के लिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र के उपागम। तो अप्रोचेस हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला अप्रोच है हमारा इसके अंदर व्यवहारवादी उपागम। तो व्यवहारवादी उपागम बेसिकली क्या है? बिहेवियरिस्ट अप्रोच। ये अप्रोच आपने अपनी साइकोलॉजी में भी पढ़ी होगी, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में साइकोलॉजी का सिलेबस पढ़ा है उसमें भी आपने बिहेवियरिस्ट अप्रोच को पढ़ा होगा। तो बेसिकली जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच है वो क्या है? सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जो सीखना है, मतलब लर्निंग है, वो आपकी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीखना है, लर्निंग है, वो वॉर्म टू टॉम चलती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। तो इसके अंदर है सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। सीखना व्यवहार का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। मतलब जो हमारा व्यवहार है उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है सीखना, मतलब लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया में मनुष्यों एवं पशुओं के मतलब उसमें अंतर पाया जाता है। जैसा कि देखा ही जाता है कि मनुष्यों के अंदर और पशुओं के अंदर कई तरीके की भिन्नताएं होती हैं, अंतर होता है। पशुओं के सीखने की प्रक्रिया मनुष्यों के सीखने की अपेक्षाकृत सरल होती है, मतलब सरलता से सीखते हैं पशु। तो इसीलिए क्या किया जाता है, ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट या फिर साइंटिस्ट जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो ज़्यादातर पशुओं के ऊपर ही करते हैं, ताकि वो जल्दी से सरलता से सारी चीज़ें सीख सकें। इसी कारण से मनोवैज्ञानिकों यानी कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने क्या किया, सीखने से संबंधित शोध जो भी होते हैं, जो भी रिसर्चेज होते हैं, वो पशुओं पर अधिक किए हैं। आगे हम देखेंगे इसके अंदर व्यवहारवाद के मुख्य समर्थक, यानी कि उसको किस किस ने माना, व्यवहारवाद को किस किस ने माना। तो उसमें जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद का समर्थन किया, मैक्स मेयर ने किया, ईसी टॉलमेन आदि। मतलब ये 3-4 तरीके के, कुछ और भी होते हैं लेकिन आप 3 या 4 इसमें नाम लिख सकते हैं कि इन लोगों ने इसका समर्थन किया। लगभग 60 वर्षों से व्यवहारवाद उपागम, यानी कि जो ये बिहेवियरिस्ट अप्रोच है, इसने शिक्षा को प्रभावित किया। मतलब बहुत ही ज़्यादा इस पर अपना इन्फ्लुएंस डाला, इफेक्ट डाला। और इसके सिद्धांत पाठ नियोजन, मतलब ये जो सिद्धांत है, ये जो प्रिंसिपल है इसके, वो पाठ नियोजन को दिशा देते रहे हैं। इसका मूल सिद्धांत है कि छात्रों में वांछित व्यवहार के परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। आगे हम देखेंगे व्यवहारवाद की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फर्स्ट है हमारा, पशु व्यवहार के आधार पर मानव शिशु के व्यवहार की व्याख्या की गई है। मतलब पशु आधार के व्यवहार के आधार पर, मतलब पशुओं का जो व्यवहार है, पशुओं का जो बिहेवियर है, उसके आधार पर मानव शिशु के व्यवहार की व्याख्या की गई है। सेकंड है मनोविज्ञान में अनुभव का स्थान व्यवहार ने ले लिया है। मतलब जो साइकोलॉजी है उसमें अनुभव का जो स्थान है वो व्यवहार ने ले लिया है, क्योंकि जो आपका अनुभव है वही आपका बिहेवियर है। थर्ड है मन और चेतन का स्थान उद्दीपन अनुक्रिया ने ले लिया। फोर्थ है हमारा इसके अंदर संवेदना या विचार, यानी कि आपके थॉट, संवेदना या विचार के स्थान पर सहज क्रिया को महत्व दिया जाने लगा। किसमें? बिहेवियरिस्ट अप्रोच में। आगे हम देखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट अप्रोच क्या है? नेक्स्ट अप्रोच है हमारी संज्ञानात्मक उपागम, यानी कि कॉग्निटिव अप्रोच। तो कॉग्निटिव अप्रोच बेसिकली क्या है? इसके अंदर है हमारा संज्ञानवादी, मतलब कॉग्निशन जो होता है हमारा, संज्ञानवादी दृष्टि में अधिगम को एक जटिल प्रक्रिया माना गया है। व्यवहारवादी अवधारणा, मतलब जो व्यवहारवादी अवधारणा है, बिहेवियरिस्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है एक तरीके से, उसके तहत सीखने के प्रमाण अधिगमकर्ता, जो मतलब लर्नर है, अधिगमकर्ता के बाहरी व्यवहार द्वारा तय होते हैं। जबकि संज्ञानवाद में
क्या होता है, संज्ञानवाद के अनुसार अधिगम जो होता है, लर्निंग जो होती है, वो मुख्यतः आंतरिक परिवर्तन है। मतलब अंदर का, आपके बिहेवियर में जो भी चीज़ें आपके संज्ञान में, मेंटली जो भी आपके माइंड में है, जो भी आपका कॉग्निशन है, वो आंतरिक होता है, जो एक प्रकार की समस्या समाधान क्षमता विकसित होने का परिसूचक है। मतलब किसी भी समस्या को समाधान उसका निकालने की क्षमता का एक तरीके से कैपेबिलिटी होती है, उसको विकसित करता है, तथा जिसमें व्यक्ति के भीतर नवीन दृष्टि, मतलब छोटे रूप में नवीन दृष्टि, सोच एवं विश्वास का अभ्युदय होता है। व्यक्ति किसी समस्यात्मक परिस्थिति के उत्पन्न होने पर उसका समाधान ढूंढता है, क्योंकि जब तक कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी तब तक उसका समाधान नहीं ढूंढा जाएगा, और समाधान ढूंढना है तो उसके लिए हमें संज्ञान की, यानी कि हमारे कॉग्निशन की आवश्यकता है। संज्ञानात्मक अधिगम की परिभाषा अगर हम देखें तो इसमें क्या है, संज्ञानात्मक दृष्टि में अधिगम की अवधारणा भिन्न है। मतलब जो संज्ञानात्मक दृष्टि है उसमें अधिगम की जो अवधारणा है वो अलग अवधारणाओं से, दूसरी अवधारणाओं से अलग है। यह बाह्य व्यवहार के, मतलब बाहर के व्यवहार के माध्यम से, मतलब उसके माध्यम से, बाहर का जो हमारा व्यवहार है उसके माध्यम से न विज्ञापित होकर आंतरिक क्षमता में बदलाव के जरिए व्यक्त होती है, जो बुनियादी तौर पर व्यक्ति की, यानी कि बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पर व्यक्ति की संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन का घोतक है। संज्ञानात्मक संरचना में यह तब्दीली 3 ढंगों से है। 3 ढंग कौन कौन से हैं? भेदीकरण, सामान्यीकरण और पुनः संरचनाकरण। तो ये 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। आगे हम देखेंगे संरचनावादी उपागम के संरचनावादी उपागम जो है हमारा, ये अप्रोच क्या है, बेसिकली कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। अभी हमने देखा, कौन सी अप्रोच देखी थी अभी हमने? संज्ञानात्मक अधिगम, यानी कि हमारा कॉग्निटिव अप्रोच। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो इसके अंदर क्या है, वुड ने अपने प्रयोग, मतलब जो इनके एक्सपेरिमेंट्स थे, प्रयोग थे, उनको व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं, संकल्पों, मतलब जो उनके संकल्प होते हैं, तथा इच्छाओं के अध्ययन पर केंद्रित किया। मतलब जो भी इच्छाएं हैं उन पर केंद्रित किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान चेतना के विभिन्न अवयवों के विश्लेषण की ओर लगाया है। वे अध्ययन करते थे, मतलब इनके जो जिन्होंने इसकी खोज की, वे अध्ययन करते थे कि चेतना क्या है। मतलब जो आपका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है आपके माइंड में, बेसिकली जो आपका माइंड है वो क्या है, चेतना क्या है, इसकी व्यवस्था क्या है, तथा मतलब ये किस तरीके से व्यवस्थित है, तथा किन किन शक्तियों से गठित है, मतलब क्या क्या शक्तियाँ इसमें गठित हैं। उनके इस कार्य ने उनकी विचारधारा को संरचनावाद का नाम दिया। तो मतलब ये चीज़ें सोचने से क्या, बेसिकली इसका क्या नाम पड़ा, कंस्ट्रक्टिविस्ट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होता है एक तरीके से सारे ज्ञान का, सारे नॉलेजेस का हमारे माइंड में क्या होता है, एक तरीके से संरचना बनती है उसकी, इसीलिए इसको संरचनावादी उपागम यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहा जाता है। आगे हम देखेंगे इसके अंदर संरचनावाद के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कंस्ट्रक्टिविस्ट के पर्सपेक्टिव में देखें तो इसमें सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। मतलब सीख रहे हो आप किसी भी चीज़ को, तो ये ज्ञान के निर्माण की, मतलब आप किसी भी ज्ञान का निर्माण कर रहे हो, वो अपने माइंड के अंदर एक स्कीमा बना रहे हो। जैसा कि आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी, तो आपके माइंड में एक स्कीमा बन रहा है। तो संरचनावाद के परिप्रेक्ष्य में सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। विद्यार्थी सक्रिय रूप से पूर्व प्रचलित विचारों से उपलब्ध सामग्री, गतिविधियों के आधार, मतलब जो उनकी गतिविधियां होती हैं उसके आधार पर अपने लिए ज्ञान की रचना करते हैं। आगे हम देखेंगे फोर्थ हमारा क्या है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र में अंतर विषयक उपागम, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन सोशल साइंस पेडागोजी। तो इस पेडागोजी के अंदर, सोशल साइंस की पेडागोजी में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है और इसका क्या कार्य है, अंतः विषयक उपागम। तो इसमें क्या है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र में, यानी कि टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में अंतः विषयक उपागम की महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। अंतः विषयक उपागम, बेसिकली जो हमारा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है,
इसमें एक शिक्षक की क्षमता मतलब जो एक शिक्षक है उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी और कार्यकुशलता मतलब उसके स्किल्स का अनुमान करके शिक्षण की एक स्थिति प्रभावपूर्णता के संबंध में लगाया जा सकता है और उसका शिक्षण कितना प्रभावपूर्ण है इसका वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन उसके कक्षा व्यवहार और विद्यार्थियों के साथ होने वाली अंतःक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से अध्यापक कक्षा व्यवहार अथवा कक्षा अंतःक्रिया मतलब कक्षा के अंदर जो व्यवहार है और कक्षा की जो अंतःक्रिया है उसके सुव्यवस्थित अधिगम के रूप में जो कुछ भी होता है उसका विश्वसनीय मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है तथा व्यवहार और कक्षा अंतःक्रिया मतलब जो कक्षा व्यवहार है और कक्षा की अंतःक्रिया उपागम से अभिप्राय उस तकनीकी से है जिसके अंतर्गत कक्ष में घटने वाली घटनाओं का वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित निरीक्षण करने की व्यवस्था होती है और जिसे अध्यापक के कक्षा व्यवहार और कक्षा अंक में चल रही प्रक्रिया का समुचित अध्ययन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके द्वारा हम क्या कह सकते हैं, इसके द्वारा एक अध्यापक को सामाजिक विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने और अपने विद्यार्थियों के साथ होने वाली अंतःक्रिया में आवश्यक सुधार करने में पूरी सहायता मिलती है। क्योंकि जो इंटर तरीके से मतलब आंतरिक तरीके से जो भी क्रियाएं हो रही हैं कक्षा के अंदर, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, उनमें और ज़्यादा सुधार लाया जा सकता है और उसमें और ज़्यादा सहायता मिलती है इस अप्रोच से। आगे हम देखेंगे इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट क्या है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र मतलब जो सोशल साइंस पेडागोजी है इसके अंदर एकीकृत उपागम क्या है, यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच इन पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। तो इसके अंदर क्या है, एकीकृत पाठ्यक्रम में से तात्पर्य उसी पाठ्यक्रम से है, मतलब उस पाठ्यक्रम से है जो एकीकृत पाठ्यक्रम है उसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जिसमें उसके विभिन्न विषय एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होते हैं कि उनके बीच कोई अवरोध नहीं होता। मतलब जैसा कि आपने देखा ही होगा कि आपके साइकोलॉजी और फिलॉसफी और भी जितने सब्जेक्ट्स थे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में वो सारे आपस में इंटर रिलेट करते थे, क्योंकि कई जगह ऐसा होता था कि साइकोलॉजी का ही कोई टॉपिक हमारी फिलॉसफी में या फिर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में या फिर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स में किसी ना किसी से मैच करता ही था। तो ये क्या होते हैं, आपस में इंटर कनेक्ट होते हैं। जैसा कि अब इसी में आप बिहेवियरिस्ट अप्रोच पढ़ रहे हैं और यही आपका, क्योंकि ये सोशल साइंस में है और यही टॉपिक आपका किस में था, साइकोलॉजी में था, बिहेवियरिज्म के बारे में आपने उसमें पढ़ा था। तो इस तरीके से ही ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, बल्कि उनमें एकता होती है, इनमें क्या होती है, एकता होती है, इंटीग्रेटेड होते हैं ये। इस प्रकार पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के ज्ञान को विभिन्न खंडों में प्रस्तुत ना करके सब विषय मिलकर ज्ञान को एक इकाई मतलब एक यूनिट के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ज्ञान एक है, मतलब ज्ञान जो है वो एक है। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम के सभी विषय ज्ञान रूपी इकाई के विभिन्न अंग हैं। आगे हम देखेंगे पाठ्य वस्तु के विभिन्न अंशों को समग्र रूप से एकीकृत करने तथा निकट लाने की प्रक्रिया है। मतलब समग्र रूप में क्या है, एकत्रित करने, मतलब उसको इकट्ठा करने तथा निकट लाने की प्रक्रिया है। इंटीग्रेटेड, जैसा कि आप बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड साइंस है तो उसके अंदर भी इंटीग्रेट होती हैं सारी चीज़ें। शिक्षा के इस एकीकृत रूप में इस प्रकार के परिवर्तन किए जाएं कि यह व्यक्तियों के नवीनतम सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं तथा आवश्यकताओं को, मतलब जो इनकी आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा कर सके, आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा कर सके। आगे है इसके अंदर 6th पॉइंट हमारा, जिसमें है सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र, मतलब जो सामाजिक विज्ञान की पेडागोजी है उसमें बाल केंद्रित उपागम जो है वो क्या है, चिल्ड्रन सेंटर्ड अप्रोच इन सोशल साइंस पेडागोजी। तो इसमें क्या है, सामान्य शिक्षा जगत में, मतलब जो सामान्य शिक्षा जगत है उसमें बाल केंद्रित शिक्षा का आशय ऐसी शिक्षा से है, जैसा कि आपको पता ही है कि जो हमारी शिक्षा है वो कैसी शिक्षा है, वो हमारी बाल केंद्रित शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। तो ये हमारी क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है।
सामान्य शिक्षा जगत में बाल केंद्रित शिक्षा का आशय ऐसी शिक्षा से है जिसमें बच्चों को सामान्य रहन सहन और खान पान की शिक्षा के साथ साथ अच्छे बुरे के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी दी जाती है। अर्थात उसके द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है, मतलब जो व्यवहार वहाँ पर किया जा रहे हैं वह किस स्तर तक सही है, मतलब किस स्तर तक वो सही है और किस स्तर तक गलत है, इसके बारे में इसमें देखा जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें छात्र शिक्षक संबंध मैत्रीपूर्ण रहते हैं, मतलब मैत्रीपूर्ण व्यवहार इनका रहता है, तथा इस शिक्षा में दृश्य श्रव्य साधनों, मतलब जो आपके ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, उनका उपयोग होता है। बाल केंद्रित शिक्षा का आशय ऐसी शिक्षा से है जिसमें समस्त शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र बालक होता है, क्योंकि जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो कैसी है, बच्चे पर ही आधारित होती है, बच्चे पर ही केंद्रित होती है, बच्चों को ही सेंटर में रख के सारी क्रियाएं की जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ ऐसे उपागम यानी कि अप्रोचेस जो हमारे सोशल साइंस की पेडागोजी में यूज़ किए जाते हैं एजुकेशन में, उसकी पेडागोजी को टीच करने के लिए। तो ये बेसिकली क्या था, ये 6 पॉइंट्स हमने देखे, 6 अप्रोचेस हमने देखी। आई होप आपको सारे अप्रोचेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपका ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती हैं। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।